बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जब स्पेसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगी, बोन्स हॉलो हो जाएंगी। हॉलो हो जाएंगी तो इजीली टूट सकती हैं, ब्रेक हो सकती हैं, फ्रैक्चर हो सकती हैं। दिस इज बेसिकली ऑस्टियोपोरोसिस। कॉज जैसे मैंने बताया था, एनीथिंग दैट कॉजेस लो कैल्शियम और लो विटामिन की कोई एग्जांपल आपको पता होगी? कुछ आइडिया? ये लो विटामिन डी किस चीज से हो सकता है? Not taking enough supplement like drinking milk or vitamin D vitamins. Any abnormality or any imbalance in intake and out. If you're not taking in enough vitamin D or enough calcium, your bones will get weak. If you have some kind of disease, for example, if you have some immunocompromised diseases like AIDS, like asthma, like diabetes, like hypertension, your body gets weak, your bones get weak. ठीक है? यही सेम प्रोसीजर जो है दोनों में फॉलो होता है. Anything, any disease, any drug, anything that causes low calcium, low vitamin D causes osteoporosis. Signs and symptoms में mainly osteoporosis is asymptomatic. Asymptomatic means कोई symptoms नहीं होते. जैसे मैंने कहा, बहुत अरसे तक डेवलप होते हैं, आहिस्ता 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 बोन्स वीक होती रहती हैं, फिर जाके कोई चीज नजर आती है, उससे पहले कुछ भी नहीं होता. पता ही नहीं चलता 60 इयर्स, 50 इयर्स, 65 इयर्स, 70 इयर्स तक कि कोई प्रॉब्लम है भी कि नहीं है. सडनली कोई चीज होती है तब पता चलता है यार बोन्स जो है वो तो बिल्कुल वीक हो चुकी हैं. सबसे पहला सिम्टम बोन्स वीक में क्या आएगा? डेफिनेटली पेन. You will have continuous body aches, you will have maybe long bone pain, maybe short bone pain. पैर में हो रहा है, घुटने में हो रहा है, टखने में हो रहा है, आपको पता नहीं चलता कि वो क्या चीज है. जब तक एग्जामिनेशन या जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, आइडिया नहीं होता. फर्स्ट थिंग इज पेन. सेकेंडली, जैसे मैंने कहा, बोन्स वीक हो रही हैं तो डेफिनेटली इजीली फ्रैक्चर हो जाएगी. फ्रैक्चर एक आप कह सकते हैं सिम्टम है इसका, ऑस्टियोपोरोसिस का. ये इंपॉर्टेंट है फीमेल्स के लिए स्पेशली. घर में हमारी फीमेल्स हैं, हमारी माएँ हैं, दूसरे लोग हैं, उनको एक आइडिया लेने के लिए कि ऑस्टियोपोरोसिस तो नहीं है. बेसिकली बैकबोन हमारी वर्टिब्रा, सीधी सी बात है, बोन्स का बना हुआ है. आप जब यंग एज में होते हैं तो वो बिल्कुल स्ट्रेट है, माइनर कर्व्स है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है. बोन्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह लगी हुई हैं, स्पेसेस हैं बीच में, बट एक दूसरे के ऊपर इस तरह लगी हुई हैं. एज यू गेट ओल्डर, वो आपकी जो कर्व जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है. कर्व बढ़ रहा है, कर्व बढ़ रहा है, कर्व बढ़ रहा है. बेसिकली कर्व क्यों बढ़ रहा है? बोन्स वीक हो रही हैं, वो जो स्पेस बीच में वो खत्म हो रही है, वो एक दूसरे के ऊपर कोलैप्स करती चली जा रही है. जब वो कोलैप्स करेंगी तो डेफिनेटली आपकी हाइट कम हो जाएगी. तो एक अच्छा साइन है. आप देखेंगे जी, पहले फॉर एग्जांपल मैं 5'2" थी, तो अब मेरी हाइट जो है वो 5 हो गई है. ये कैसे हो गया? आपका जो वर्टिब्रल कॉलम है, आपकी जो बोन्स हैं, वो इसका मतलब वो कंप्रेस हो रही हैं, वो गिर रही हैं, दूसरे के ऊपर स्पेसेस खत्म हो रही हैं. ओल्ड एज में हम ये स्पेशली देखते हैं साइन ऑस्टियोपोरोसिस के लिए. Stress fracture, one of the most important thing. Stress fracture is basically any fracture which is very mild, which cannot be identified, which cannot even give symptoms. लेकिन वो होता है, बहुत mild symptoms होते हैं. Mild pain हो रहा है, पिछले 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, मुझे पेन ही नहीं जा रहा. Probably आपको stress fracture है because of low density bones. Stress fracture और normal fracture में example देने के लिए मैं दिखा देता हूँ this. स्ट्रेस फ्रैक्चर इतना हल्का है कि वो एक्सरे में भी नजर नहीं प्रॉपर्ली आता. एंड द नॉर्मल फ्रैक्चर इज लाइक दिस, जिसका आपको पता है हां भाई ये फ्रैक्चर हो गई, बोन एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया. बट स्ट्रेस फ्रैक्चर कभी बहुत बहुत माइनर होता है, वो नजर नहीं आता, बट डेफिनेटली इट गिव्स पेन बिकॉज़ ऑफ लो कैल्शियम, बिकॉज़ ऑफ लो विटामिन डी, बोन्स गेट वीक. डायग्नोसिस सीधी, जैसे मैंने कहा कि बहुत अरसा लग जाता है डायग्नोसिस में. एंड द मेन थिंग या मेन diagnosis is basically physical examination and history. Other than that, chest X-ray and another scan which is called DEXA scan. Chest X-ray basically सिर्फ देखने के लिए होता है कि हमारी bones किस तरह की हैं. Chest X-ray is basically easy to perform. That's why we do chest X-ray. We don't do back X-ray. उसमें हमें ये पता चल जाता है यानी bone densities जो हैं ये कैसी हैं. The wider your bones, the more dense they are. The blacker the bones, the less dense they are. ठीक है, ये हमने basically इसमें देखना है. And the DEXA scan. DEXA scan is basically the new name is DXA. Old name was DEXA DEXA.
is basically dual energy X-ray absorption metry scan. बहुत अच्छा एक्सरे आपको पहले आम इसमें लगाना, बहुत अच्छा एक्सरे. It gives you whole picture of your whole body, whole skeleton. कौन सी bones weak हैं, कौन सी bones strong हैं. जैसे मैंने अभी बताया था, the more whiter they are, the more dense they are, the stronger they are. Example देख लीजिए, ये वाली bones whiter हैं as compared to your rib cage. वजह इन्होंने सारा वजन उठाना है. That is why they are stronger. That is why they are more whiter. ये इतनी stronger नहीं है, darker हैं, इन्होंने वजन नहीं उठाना. That's why they are less denser. ये चीज बेसिकली एक्सपीरियंस के साथ साथ डॉक्टर्स को आइडिया होता है. ट्रीटमेंट, whole treatment of osteoporosis is basically prevention. There is no one treatment, but whole idea is to prevent osteoporosis. And the major risk factor, जैसे आपने कहा था कि falls हो जाती हैं, गिर जाते हैं तो फ्रैक्चर हो जाता है. उसमें हमने करना ही यही होता है, फॉल्स को प्रिवेंट करना है. क्योंकि एक दफा गिर गई कोई ओल्ड एज मेल या फीमेल, तो इसके बाद उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज द बोन्स आर वीकर. उसमें है ही नहीं ऐसी कोई चीज कि हम उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें. तो इसलिए हमने फॉल्स को प्रिवेंट करना है. प्रिवेंशन इज बेसिकली द मेन एम. फॉल्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? अगर ओल्ड एज पीपल है, उनसे चला नहीं जा रहा, या वो थोड़े से डिजीनेस के साथ चलते हैं, डेफिनेटली उनको स्टिक दें, उनको व्हील चेयर देते हैं, उनको सपोर्ट के लिए कोई बंदा देते हैं, उनके लिए चेयर्स जो है वो हाई चेयर्स उनके लिए रखें ताकि उनको बहुत नीचे झुकना ना पड़े. उनको काम करने के लिए या चलने के लिए साइड पे स्लाइडिंग्स मौजूद है. अगर आपने हॉस्पिटल्स में देखा हो तो उन्होंने बार रखे होते हैं. वो इसीलिए रखे होते हैं कि ओल्ड एज पीपल जो उसको पकड़ के आहिस्ता आहिस्ता चल सके. स्लिपरी फ्लोर ना हो आपके घर में, कारपेटेड हो ज़्यादा बेहतर है. कारपेटेड नहीं है तो एटलीस्ट स्लिपरी ना हो, फ्रिक्शन होनी चाहिए ताकि वो फिसल ना सके. शूज उनके प्रॉपर्ली देखें कि शूज में कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि उसकी वजह से उनको ठोकर लगती हो, गिर जाए. आसपास इतना फर्नीचर ना पड़ा हो कि वो कहीं चल ही ना सके. minor things, all these are minor things, basically to prevent falls. Secondly, resistance exercises. Resistance exercises are proven to increase your bone strength. Even young age में हम लोग अगर कोई मेल या फीमेल नीचे जाता है, जिम जाता है, वो रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी बोन्स जो हैं that will get stronger and stronger. Because resistance exercises takes up more calcium and vitamin D. That is why your bones get stronger. तो ये जरूर करनी चाहिए. अगर आप ओल्ड एज में हैं तब भी रिकमेंड करते हैं ऑस्टियोपोरोटिक जो भी पेशेंट्स हैं उनको भी रिकमेंड करते हैं that you do resistance exercises. Basically resistance exercises is any exercise against resistance. For example, मैं अगर ये डंबल है ये भी उठा रहा हूँ, this is resistance exercises. मैं अगर इसकी अगेंस्ट अपने लेग को मूव कर रहा हूँ, this is also a resistance exercise. An example. Thirdly, lifestyle changes के अंदर definitely smoking के बारे में I think मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है. वो हर लेक्चर में एक ही स्लाइड स्मोकिंग की होगी. Alcohol. And lastly, balanced diet. Balanced diet is very important. हर disease का treatment balanced diet पे आखिर में आके रुकता है. If you are taking enough calcium, enough vitamin D, enough dairy products, enough cheese, enough butter, margarine, cabbages, green leafy vegetables, तो आपके पास enough calcium और vitamin D है. आपकी bones strong रहेंगी. But if you are not taking a balanced diet, आप choosy हैं, तो definitely आपको problem हो सकता है. Calcium can also be taken by calcium supplements. Calcium supplements is an option, but better thing is to get calcium from diet. For example, जैसे मैंने बताया कि डाइट में जो कैल्शियम या विटामिन डी दोनों की एक तरह की डाइट है. Dairy products all contain calcium and vitamin D. Cheese, for example, milk, for example, butter, for example. Dry fruits contain calcium and vitamin D. Almonds हो गए, कोई भी और चीज हो गई. इसके अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे मैंने कहा था, कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, इसके अंदर कैल्शियम और विटामिन डी होता है. तो इन सारी चीजों से आप ले सकते हैं. By the way, daily intake of calcium is around 1000 milligrams for an adult. जो भी यहाँ पे बैठा है, 1000 milligrams. And one tablet of multivitamin calcium gives 600 milligrams. यानी आपको 2 लेनी चाहिए अगर आप ले रहे हैं तो. Calcium contains from all these things. मैंने बता दिया. Vitamin D can also be taken from these kind of pills. आप ले सकते हैं उससे विटामिन डी.
बस the best thing for vitamin D is another source. आपको पता है? Sunlight is the best source. Unfortunately हम लोग बहुत कलर कॉन्शियस हैं तो हम लोग sunlight इतना नहीं लेते हैं. But the best thing is sunlight. Sunlight basically causes your skin to produce vitamin D. Hormones that produce vitamin D. तो वो बेस्ट चीज़ है. एक विटामिन डी की जो टैबलेट है वो अराउंड 600 मिलीग्राम आपको विटामिन डी देती है. सॉरी 400 मिलीग्राम. जो डेली नीड्स इज अराउंड 600 मिलीग्राम. तो वन टैबलेट वुड बी इनफ, बट स्टिल अगर आप वन टैबलेट ये टू टैबलेट्स कैल्शियम लेना चाह रहे हैं तो दैट वुड बी एन ऑल्टरनेट बट नॉट एन ऑप्शन. ऑल्टरनेट है वो आपके लिए. ओल्ड एज पीपल के लिए ठीक है, आप कैल्शियम प्लस विटामिन डी दिया जा सकता है कॉम्बिनेशन में. अलग-अलग ना दें तो बेहतर है. Again, calcium and vitamin D are the same things. Sunlight is very important. Calcium नहीं बनता sunlight से, vitamin D is made from sunlight. And lastly, medicines. Medicines ये नहीं है कि calcium vitamin D मिलेगा. Medicines is basically you can treat osteoporosis from medicines. These are very complex medicines. Basically, the cause of, as I said earlier, the cause of osteoporosis is hormonal imbalance. Anything that causes low calcium, low vitamin D. Females के लिए बता रहा हूँ. चलिए पहले मेल्स के लिए even low testosterone causes osteoporosis, यानी decrease in bone density. Low estrogen levels या low hormonal levels of female causes low bone density. तो उसके लिए फिर हम medicines वो देते हैं जो hormonal replacement होती है. For example, if after menopause, after 45, after 50 years, after 45, after 50 years, when female is not producing enough female hormones, their bones get weaker. तो उसके लिए फिर हम hormonal replacement देते हैं. अगर किसी ने सुना हो hormonal replacement therapy for hot flushes, किसी ने सुना? So do you like inject the hormones in the body? No, they are oral medicines. Oral medicines. Oral medicines. Oral medicines of female hormones or estrogen progesterone kind of things जो कि दी जाती है. By the way, ये ज़्यादा बहस है. They also causes increased risk of ये हमने कल सुना है. Yes. तो लेकिन still एक alternate है, एक अच्छी चीज़ है, दी जा सकती है. After old age यही एक option हमारे पास बचता है कि हम दें. इसके अलावा कुछ नहीं. That will be all. कोई question please बताइए. जैसे आपने कहा कि ओल्ड एज में हम मेडिसिन देते हैं बट उसके अपने काफ़ी सारे साइड इफेक्ट्स हैं. सो एट दैट टाइम जैसे मदर्स हैं हमारे घर में तो वो किस तरह से लें? क्या अपनी इनटेक में मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा कर दें? नहीं, बहुत ज़्यादा ना करें. मैं कह रहा था हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के बारे में. हाँ, नहीं वो अगर ना ले सकें, अगर वो ना ले सकें तो फिर क्या करें? बिल्कुल, हर फीमेल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी पे नहीं होती है. आप उनका डेली इनटेक बढ़ा दें. फॉर एग्जांपल आप कहते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, हो सकता है उनकी पेट खराब हो जाए, मोटापा हो जाए, वो नहीं यूज़ करना चाहते. फिर आप उनको कहें चीज़ ठीक है टैबलेट्स यूज़ करें. हार्मोनल रिप्लेसमेंट नो, कैल्शियम और विटामिन डी कॉम्बिनेशन. मोस्टली ये सुना गया कि कैल्शियम, बल्कि मैंने देखा भी कैल्शियम और विटामिन लेने से दैट कॉजेस बीपी, हाई बीपी. नो रीजन फॉर दिस. ऐसा कुछ नहीं है. अच्छा, mostly doctors don't consider this, but it actually happens. Just a coincidence. आप भी कह सकते हैं coincidence है, लेकिन इसका उसका कोई ताल्लुक नहीं. Best thing would be to do sunlight and resistance exercises. Daily intake जो है वो तो ठीक है, but आप exposure से तो ले सकते हैं ना sunlight. तो बूढ़े होने के बाद मेरा कलर कॉन्शियसली खत्म हो चुका होता है, तो आप वो एटलीस्ट कह सकते हैं. लेकिन resistance exercises प्लीज करवाइए, छोड़े आप लोग अभी से स्टार्ट करें. मतलब आप लोग अभी यंग हैं, आप लोग अगर अभी नहीं करेंगे तो एज आई सेड 40 आफ्टर 40 45 थिंग्स विल गेट वर्स. हमारी जो माएँ हैं वो फिर भी कुछ बेहतर थी, बट हम लोग और आप लोग इतने अच्छे नहीं हैं. मैं पूछना चाह रहा था ऑस्टियोपोरोसिस जिस लेवल तक हो जाए तो इन मेजर से वो इम्प्रूव भी हो जाता है या स्टेबल हो जाता है या स्लो हो जाता है? स्लो हो जाता है, स्टैग्नेंट हो जाता है. डेफिनेटली बोन्स वीक हो गई हैं, उसको हम एज सच वैसा स्ट्रांग नहीं कर सकते, बट स्टिल वी कैन डू अ लिटिल बिट. उससे बेहतर हो जाता है, स्लो हो जाता है. मेरी मदर जो है उनको ये प्रॉब्लम है, उस सिलसिले में कुछ मेडिसिन हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट के लिए सो टू से
होती हैं जो आप वीकली या मंथली लेते हैं। इवन एक एनुअल इंजेक्शन भी है जो लिया जा सकता है। उन्होंने वो मुख्तलिफ तरह के ट्रीटमेंट्स लिए हैं और इनफैक्ट जो इंजेक्शन है जो एनुअली होता है उसके बाद उनका बोन्स का जो स्कैन है वो करवाया गया था और देयर वाज इम्प्रूवमेंट इन द स्ट्रेंथ ऑफ बोन्स। बट आई डोंट नो कि लॉन्ग टर्म में वो किस तरह से है, क्योंकि वो अभी यूँ कह लें कि 4-5 years का ही उसका एक्सपीरियंस है उस इंजेक्शन में। all these things as I said वो हैं हम कहते हैं selective estrogen receptor modulators SERM, उसके अंदर आती हैं। जैसे मैंने पहले बताया था, आप नहीं थे शायद, फीमेल हार्मोन्स डिक्रीज होता है, बोन्स ईस्ट्रोजन खत्म हो जाता है, ईस्ट्रोजन खत्म होता है, बोन्स डिक्रीज हो जाती है। वही ईस्ट्रोजन हम बाद में दे रहे हैं एज एन हार्मोन रिप्लेसमेंट और वही मंथली एनुअली या वीकली जो है वो हम देते हैं। इट हैज इट्स साइड इफेक्ट्स, लेकिन फिर भी वही एक ट्रीटमेंट है। अगर आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो दैट इज द मेन ट्रीटमेंट, वही एक चीज है। लेकिन वो उस रिस्क के कॉस्ट रिस्क फैक्टर्स हैं बट स्टिल जो बेनिफिट्स हैं दैट आउटवे रिस्क्स, दैट्स व्हाई वी डू दिस। अच्छा, यंग एज में क्या प्रोबेबिलिटी है, मतलब बिलो 40 में बिलो 40 ऑस्टियोपोरोसिस वेरी रेयर हो सकता है जो पेन्स होती हैं बिकॉज ऑफ डिजीजेस। फिर जो हमें यूजुअली बोन पेन्स होती हैं, लाइक अगर मैं सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ तो मुझे घुटने में पेन होती है, तो ये ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, ये कुछ और है। ऑस्टियोपोरोसिस की आप माइक्रो फॉर्म कह लें, ऑस्टियोपीनिया हम कहते हैं, उसमें भी लो कैल्शियम एंड विटामिन डी और लो बोन डेंसिटी है, बट इट इज नॉट ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपीनिया क्योर हो जाता है? लो आयरन एंड कैल्शियम, लो आयरन, लो कैल्शियम, लो विटामिन डी, सॉरी ऑस्टियोपीनिया क्योर हो जाता है? हां, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस तो इस तरह नहीं होता ना, वो स्टॉप कर ऑस्टियोपोरोसिस भी क्यूरेबल तो है ना, ऐसा ना है, क्यूरेबल है। ऑस्टियोपीनिया हां डेफिनेटली माइक्रो फॉर्म है, आप उसको फौरन ट्रीट कर सकते हैं। मतलब कैल्शियम लेवल नॉर्मल पे आ कैल्शियम जाता है। विटामिन डी ये ऑस्टियोपीनिया है। दोनों इसलिए सब है, सब है। मैं भी डेफिनेटली मैं भी हूँ। विटामिन डी लेवल मेरा 22 पर है, आइडियली इट शुड बी 40 to 100 क्योंकि सनलाइट मिले रहे, तो इसलिए मैं भी ऑस्टियोपेनिया हूँ। एक मैं यही पूछने लगी थी कि सप्लीमेंट्स कोई भी स्टार्ट करने से पहले should we go for the vitamin D level or calcium levels? Calcium level is not that important, but vitamin D level is very important because vitamin D toxicity can cause other side effects. लोग यूजली करते हैं, मैं वो डॉक्टर ने विटामिन डी का इंजेक्शन लिखा, मैं पी रही हूँ या पी रहा हूँ, तो मैं उनको मना करता हूँ पहले चेक कराएं, देखें कितना कम है लेवल, इसके बाद आप स्टार्ट करें, क्योंकि एक्सीड भी कर सकता है, एक्सीड करता है और टॉक्सिसिटी लेवल जो है वो अलग फिर ब्रेन और लिवर डैमेज करवा सकता है, इसलिए विटामिन डी के लिए बहुत स्पेसिफिक रहिएगा। Does the weather affect the patient of osteoporosis? For example, if a patient is in a cold, environment, and another patient is in a warm environment, so when the winter will come, the patient is gonna feel more pain in her or his bone compared to the patient who's in a. That is basically not osteoporosis related. Osteoporosis related is just that in cold areas or in cloudy areas, for example, if we are talking about Murray, for example, there are not enough sunshine there, so that is why they have low calcium and low vitamin D levels there. Or maybe the bones spreads when it's cold weather or it expands, it's like warm weather or something. And another question, so vitamin D is the main source of calcium and all those stuff. So milk have a pure source of vitamin D, but milk also have cream and high level of cholesterols and all those stuff. So what will be your best suggestions to take vitamin D because in Pakistan lots of people drink milk, milk is the best source of. 1 glass of milk every day will not increase your cholesterol level, but it will increase your vitamin D and calcium level. So that is very good, very beneficial. You should have at least 1 glass of milk in any form, by the way. ये नहीं कि आप सिर्फ दूध पी रहे हैं, in any form, चाय में ले रहे हैं, सवैयों में ले रहे हैं, किसी चीज़ में भी ले रहे हैं, स्वीडिश में ले रहे हैं, 1 glass of milk should be included in your daily diet. तो ये जब ऑस्टियोपोरोसिस या ऑस्टियोपीनिया वगैरह होता है तो डॉक्टर्स वो कॉफी और टी मना क्यों करते हैं? कॉफी और टी का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, बट वो probably blood circulation की वजह से मना करते होंगे। मोस्टली जो हम लोग टी कॉफी से कैल्शियम लो नहीं होती।
नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आप वो इसलिए मना करते हैं कि आप कॉफी पी रहे हैं, आप दूध नहीं ले रहे हैं। दूध ले लें, वो ये शायद कहते होंगे, बट उसका कोई डायरेक्ट लिंक नहीं, कोई भी नहीं करते। जी, इतना ज़्यादा मिथ है कि अगर आप छोटे बच्चों को, हम इसीलिए मना करते हैं, अपने बच्चों को इसलिए मना कर रहे होते हैं कि हमारे कैल्शियम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। हड्डियों से कोल्ड ड्रिंक कैल्शियम चूस लेती है। दान डालते हैं उसके अंदर, फिर सुबह नहीं जाते वो ऊपर, ऐसा होता है। उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो कोई अलग साइंस है उसका, क्या उससे कोई ताल्लुक नहीं। So why it impacts more women compared to men? Definitely, because women have estrogen levels that causes increased vitamin D and calcium absorption. When the estrogen level decreases, there is nothing to absorb vitamin D and calcium from the intestine, from diet. That is why they impact more. Males does not have female sex hormones, so that's why it does not affect male that much. सर आपने विटामिन डी का कहा है कि सनलाइट जरूरी है, तो ये एक वीक में कितने घंटे लेने की? सारा दिन तो ऑफिस में होते हैं। Break timing है आधा घंटा। फजर के बाद आप लेकिन ब्रेक टाइमिंग में अच्छा बात है, this is also a myth. फजर के बाद वाली सनलाइट बहुत अच्छी है, दोपहर वाली अच्छी नहीं है, this is also a myth. इससे कोई ताल्लुक नहीं है कौन सी है, आपकी स्किन सड़ रही है तो छोड़ दें। यूजुअली अगर बच्चा पैदा होता है तो उसको जॉन्डिस हो जाता है, तो ये कहा जाता है कि सुबह की सनलाइट लें। इसलिए कि बच्चे की डेलिकेट स्किन है, अगर आप उसको दोपहर में बेचारे को बाहर लेके बैठ देंगे तो सनबर्न हो जाएगा, तो बहुत डेलिकेट है उसकी स्किन। विटामिन डी के हवाले से जनरली जो देखा गया है कि पाकिस्तान में स्पेशली बहुत ज़्यादा लोगों में बहुत कम लेवल्स हैं, बहुत कम। उसकी कोई रीजंस हैं जो कोई डिस्कस नहीं करता है। सनलाइट एक्सपोजर नहीं है, हालांकि पाकिस्तान में तो इतना Plenty of sunlight. ज़्यादा आप मुझे बताइए, आप नेट स्कूल में आप कितना ऐसा कितनी देर आप सनलाइट लेते हैं? Sir, I'm just comparing with European countries, for example, या जो North American countries. They also have low vitamin D and calcium levels, but वो अपना डाइट से उसको कंट्रोल करते हमारे हैं। डाइट का अनफॉर्चुनेटली हमारी फीमेल्स तो देखती ही नहीं है दूध की तरह, मतलब अनफॉर्चुनेटली से, लेकिन इस वजह से हमारा बहुत काम है। सनलाइट इज अ फैक्टर, बट डाइट इज अनदर फैक्टर। उस हवाले से जो दूध यहाँ अवेलेबल है, एक तरफ तो वो मिल्क पैक वगैरह है, दूसरी तरफ तो वालों का है। शायद साहब ये So- रहता बहस करने में। नहीं, लेकिन प्रैक्टिकल क्वेश्चन है हाँ। कि अगर आपने मिल्क लेना ही है तो रिकमेंडेशन क्या है? मैं नहीं दे रहा आपको जो पीना, मैं ये गेस्ट जो हैं ये कहती है नहीं जी वो दूध अच्छा नहीं है, मैंने नहीं पीना। मैं कहता हूँ यार जो मिल रहा पी लें। आपको गवाले का दूध चाहिए आप उसके पास जाके लेकर आए, लेकिन पी लें प्लीज, जो आपको अच्छा लगता है पी लें। नेस्ले का कुछ कैल्शियम प्लस भी है कि दूध पे आ दूध भी हाँ, नेस्ले के जैसे वो जो है नेस्ले वो आने लग गए, अच्छा है वो भी। इम्पॉर्टेंट चीज़ जो स्पेशली बताने की है वो ये कि एक तो आपने देखना है डिक्रीज इन हाइट अपनी फीमेल जो घर में है, और अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, फीमेल्स के लिए स्पेसिफिक आता है, मेल्स के नहीं है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है कि मदर को हुआ हुआ है या नानी को हुआ हुआ है, दादी दादा इस तरह नहीं, मदर को हुआ हुआ है या नानी को हुआ हुआ है, तो यू आर एट रिस्क, आपको भी हो सकता है। बेसिक थोड़ा सा जेनेटिक फैक्टर भी है इसके। अच्छा, ऑस्टियोपोरोसिस ना हो तब हाइट रिड्यूस क्यों होती? मतलब मैं आदमी औरतों दोनों में ओल्ड एज के साथ तो कर्व है ना, तो थोड़ा सा कर्व तो होता ही जाता है। थोड़ा सा कर्व होता है, बट मैंने कहा था कि वो जो वर्टिब्रल कॉलम है वो कोलैप्स कर रहा है, वो एक दूसरे के ऊपर जो बीच में Significant reduction in height. यानी आप जो समझिए कि एटलीस्ट 4 to 5 इंचेस अच्छा। ये भी हो जाता है। इतनी वो हमारी बैकबोन जो इतनी स्पेस है उसके अंदर कि जब वो डिक्रीज होता है तो 4 to 5 इंचेस कम हो जाते हैं फीमेल्स। कर्वेचर रहता चीज है, वो तो ओल्ड एज के साथ सभी को आता है, वो रहता है। एनी अदर क्वेश्चन? नहीं, प्लीज डेयरी प्रोडक्ट्स का एटलीस्ट इस्तेमाल करने, सनलाइट में ना जाए, डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करें, ठीक है? थैंक यू।